आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को जरूर देखना। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ जनवरी 2022। तो गाइज आज है तारीख 15 जनवरी 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। आपको चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, जाकर यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक्स का, तो आई होप आप लोग आज इस वीडियो पर इतने लाइक्स पहुँचाने वाले हो। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मैप के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग एक मैप के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है नौरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आप लोग के ये आ रहा होगा कि ये पैटर्न कैसा आ गया, न्यूज़पेपर कहाँ गया। तो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा आखिरकार न्यूज़पेपर कहाँ गया। ठीक है, आज हम लोगों ने पैटर्न क्यों बदल रखा है ये आप लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा, बस वीडियो में बने रहो। लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। हम लोग डेली बेसिस पर यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दे। तो अभी यहाँ पर पिछले पेपर के अंदर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में कुछ टर्म्स बताई गई, जैसे कि हल्बी हो एंड कुई, ये अलग अलग टर्म्स बताई गई हैं। ये टर्म्स किस चीज़ से रिगार्डिंग रिलेट होती हैं, तो ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए डांस फॉर्म्स हैं, या फिर ऑप्शन बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर ऑप्शन सी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, या फिर ऑप्शन डी ट्राइबल लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसका सही आंसर के लिए, ठीक है। और देखो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर भी मिल जाएगा, तो जाकर उसको मेक श्योर करो जरूर ज्वाइन करना। देखो अब यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हमारा न्यूज़पेपर कहाँ गया, ये डिस्कशन कैसा चल रहा है आज का। देखो न्यूज़पेपर कहीं नहीं गया है, आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। द हिंदू ने कल यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि यहाँ पर जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो 15 जनवरी को पब्लिश नहीं होगा पोंगल की वजह से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आज द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसी वजह से इस वीडियो का नाम ही आज का द हिंदू रख दिया है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। इंडिया यूएस के रिलेशंस डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे। तो डेफिनेटली दिन बर्बाद नहीं जाएगा, आप बहुत कुछ यहाँ पर सीखने वाले हो। तो यहाँ पर ये जो पहला आर्टिकल है बात करता है इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में, और इंडिया यूएस ने मिलकर अग्री कर लिया है कि हम लोग होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को री एस्टेब्लिश करेंगे। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप लोग सिलेबस देखोगे जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, देन बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इंडिया यूएस के आज के टाइम पर रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड होते हैं वो भी मैं आज यहाँ पर ये बताने वाला हूँ। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पर हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। और देखो यहाँ पर इंडिया यूएस के बीच में कुछ इवेंट्स और हुए हैं पास्ट में, उन इवेंट्स के बारे में अपडेशन दिया गया है। जैसे अक्टूबर 2021 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने यहाँ पर एक डील साइन करी थी यूएस गवर्नमेंट के साथ कि हम लोग यहाँ पर MK54 टॉर्पीडो को खरीदेंगे, एक्सपेंडेबल चाफ फ्लेयर्स को खरीदेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर डील भी हुई थी। फिर उसके बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जुलाई 2021 के अंदर जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो इंडिया विजिट करे थे। तो मतलब यहाँ पर देखो चर्चा जो है वो इतने की है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि देखो रिसेंटली इंडिया यूएस के बीच में और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया यूएस है इन दोनों ने मिलकर होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को अभी रखा है। और होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग क्या होता है आपको अभी बस 1-2 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो जो ये सिक्योरिटी डायलॉग है इसकी स्टार्टिंग या फिर इसको लॉन्च 2010 में ही कर दिया गया था, ताकि इंडिया और यूएस साथ में मिलकर टेररिज्म वगैरह को काउंटर कर सके, आतंकवाद से लड़ सकें।
यहाँ पर जो ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और यूएस अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे। मतलब कंट्री के अंदर जो भी इनका लैंड है वहाँ पर टेररिज्म बिल्कुल भी ना बढ़े, ठीक है, साइबर अटैक ना बढ़े। तो यहाँ पर बेसिकली अपने होमलैंड को सिक्योर करने के बारे में चर्चा करते हैं इंडिया और यूएस। अब यहाँ पर सिक्योर करने के बारे में चर्चा किस प्रकार से होती है, तो इनका कहना यह है कि इंडिया यूएस दोनों मिलकर कोऑपरेट करेंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पर इंडिया यूएस फेस कर रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म की प्रॉब्लम ले लो, आतंकवाद की प्रॉब्लम, इंडिया यूएस दोनों ही काफी तेजी से फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इंडिया यूएस कोऑपरेट करेंगे, इसी वजह से इसको हम लोग होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। इसके अंदर टेररिज्म की ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि मिलकर ये दोनों कंट्रीज टैकल करने वाली हैं। और यहां पर आपको पता चल गया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग सबसे पहली बार लॉन्च कब किया गया था। देन उसके बाद पहला जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है कब हुआ था, मई 2011 के अंदर हुआ था। उसके बाद यह भी आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, ठीक है, लेकिन जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। अब क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से यहां पर गए, डोनाल्ड ट्रंप का जो टाइम था वो खत्म हुआ, अब प्रेसिडेंसी जो बाइडेन के हाथ में आ चुकी है। तो जो बाइडेन वापस से इस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। जो बाइडेन ने बोला था हम लोग इंडिया के साथ इसको अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो अभी फिलहाल जो बाइडेन ने इसको आगे रीएस्टेब्लिश किया है। इनफैक्ट हम लोग यहां पर एक होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग यहां पर रख भी चुके हैं इंडिया यूएस के बीच में। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर होता क्या है। देखो 6 ग्रुप्स यहां पर देखने को मिलते हैं इंडिया यूएस के बीच में। होमलैंड सिक्योरिटी जो डायलॉग होता है इसके अंदर ये लोग बात करते हैं इन 6 चीजों के ऊपर। वो 6 चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज है इलिसिट फाइनेंस। अवैध तरीके से यहां पर फाइनेंस का ट्रेडिंग हो रही है या फिर फाइनेंशियल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उन सबको रोका जाएगा। प्लस साइबर इंफॉर्मेशन को लेकर इंडिया यूएस मिलकर कोऑपरेट करेंगे। मेगा सिटी पॉलिसिंग के ऊपर यहां पर दोनों मिलकर कोऑपरेट करेंगे। अपनी जो इंटेलिजेंस है उनको शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएंगी, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर दोनों काम करेंगे। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए दोनों काम करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यहां पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। तो मतलब कि एक दूसरे की जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट कर रही हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। आई होप आप लोग इसका मतलब समझ चुके होंगे, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इनफैक्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आप लोगों ने रिलेशंस को बनाया होगा, आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी में, मेंस में या फिर प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इंडिया यूएस के रिलेशंस को लेकर। इंडिया यूएस के रिलेशंस, अधिकतम रिलेशंस मैं आज यहां पर कवर करने वाला हूं। चाहो तो आप लोग नोट्स में जो पॉइंट्स वगैरह वो नोट डाउन करते हुए चल रहा। तो यहां पर पहली पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो यह है कि जो इंडिया यूएस के जो बायलैटरल रिलेशंस है आज के टाइम पर वो काफी डेवलप हो चुके हैं। खासकर हम लोग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज के अंदर आपको डेमोक्रेसी नजर आएगी। एक जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, 2015 के अंदर दोनों कंट्रीज मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप के अंदर बोलते हैं हम लोग एशिया पैसिफिक के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे। इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम लोग यहां पर मिलकर काम करेंगे। तो ये रीजन कौन कौन से मैं आप लोग को मैप में दिखा देता हूं। पहले तो आप लोग को इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में जानना होगा। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये दोनों मिलाकर बनता है इंडो पैसिफिक रीजन। उसके बाद एशिया पैसिफिक कौन सा रीजन है, ये आपको पूरा एशिया नजर आएगा। एशिया और ये पूरा पैसिफिक रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। तो इंडिया और यूएस मिलकर यहां पर अग्री कर चुके हैं कि हम लोग यहां पर इस पूरे एरिया को अच्छे से यहां पर देखेंगे, ठीक है, अच्छे से यहां पर सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, जो कि आज के टाइम पर यूएस कर भी रहा है, यूएस और इंडिया दोनों मिलकर कर भी रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग इंडिया यूएस के रिलेशंस के अंदर दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है एनर्जी और क्लाइमेट चेंज। और एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है पेस, मतलब पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, मतलब कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े, पोल्यूशन जो है वो कम से कम करें। तो इस एग्रीमेंट के अंदर बात करें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को बना रखा है, जहां पर ये लोग क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग नए नए इनोवेशंस करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से क्लीन एनर्जी को आगे और प्रमोट कर सकते हैं, पोल्यूशन को बिल्कुल कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। इसके ऊपर आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज फोकस कर रही हैं। दोनों कंट्रीज के टीम्स ऑफ साइंटिस्ट हैं जो कि यहां पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसी के बाद इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 के अंदर। तो यहां पर भी मेन मकसद यही है कि दोनों कंट्रीज मिलकर क्लीन एनर्जी को आगे प्रमोट करें और उसको अचीव करें।
ये हुआ दोनों रिलेशंस के बीच में, दोनों के रिलेशंस के बीच में दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा अधिकतम लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस कोऑपरेशन या फिर डिफेंस रिलेशनशिप एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा इंडिया यूएस के बीच में, एक मेजर पिलर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि 2005 से न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप्स को लेकर आगे बात बढ़ाई गई थी, आप कह सकते हो इसको साइन किया गया था, तब से रिलेशनशिप आगे बढ़ते रहे और इसी फ्रेमवर्क को अपडेट किया गया था मतलब आप कह सकते हो कि 2015 के अंदर, मतलब उसको आगे 2015 तक के लिए उसको अपडेट कर दिया गया था। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोऑपरेशन के मामले में, खासकर डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में 2005 से ही यहां पर ये दोनों कंट्रीज आपस में काफी कोऑपरेट कर रही हैं। और दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है, वो है क्वाड। क्वाड के बारे में सभी लोगों को मालूम होगा, खासकर क्वाड मतलब बेसिकली यहां पर चार यहां पर साइड वाला एक शेप बनता है। ठीक है, अब 4 साइड हैं इसके अंदर, तो इसी वजह से इसको क्वाड बोलते हैं। तो दैट इज वाई यहां पर भी 4 कंट्रीज आपको स्क्वाड के अंदर देखने को मिलेंगे, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया यूएस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज मिलकर क्वाड ग्रुप को भी शेयर करती हैं। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो अगेन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखता है। इंडो पैसिफिक रीजन यही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर इस क्वाड का मेन मकसद क्या है। देखो, क्वाड का मेन मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के साथ साथ इनका मेन मकसद है चाइना को काउंटर भी करना, क्योंकि चाइना अपना एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो चाइना को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो यूएस और इंडिया मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, और इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन दोनों के अंदर इंडिया यूएस का एक बहुत बड़ा रोल आज के टाइम पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों कंट्रीज के बीच में एग्जैक्ट आप कह सकते हो जो क्वाड वाला ग्रुप है, क्वाड ग्रुप के अंदर 4 नेशंस हैं, आपको पता चल गया। ये जो क्वाड ग्रुप है इनके बीच में एक अभ्यास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये होता है एक मालाबार अभ्यास, और इसके अंदर चारों कंट्रीज आज के टाइम पर फोकस करती हैं। प्लस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया गया है चाइना को कि भाई चाइना जो है अपना कितना भी एग्रेशन दिखाए, उस एग्रेशन को टैकल करने के लिए 4 नेशंस खड़े हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के टाइम पर भारत के पास एक्सेस है अमेरिका के बेसिस का। अमेरिका के कुछ बेसिस हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बेसिस हैं, खासकर जीबूटी से लेकर आप कह सकते हो गुआम तक। जीबूटी अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद गुआम आपको पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत सारे बेसिस आज के टाइम पर अमेरिका के देखने को मिलेंगे, और इन सारे बेसिस का जो एक्सेस है वो आज के टाइम पर हमारे भारत के पास है। मैं आपको इस मैप में दिखाता हूं। पहले तो आप लोग यहां पर ये वाला मैप देखो, यहां पर जो अफ्रीका वाला रीजन आपको पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नजर आएगा। जीबूटी की बात करते हैं तो यहां वाला पर्टिकुलर एरिया ये है जीबूटी। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम लोग बात करें गुआम की, तो यहां पर आपने देखा यहां पर जीबूटी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे ऐसे जाओगे तो आपको यहां पर गुआम नजर आएगा। तो इस बीच में बहुत सारे बेसिस हैं अमेरिका के, और इन सारे बेसिस का जो एक्सेस है वो भारत के पास है। भारत इन बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जीबूटी के पास आप ऊपर देख पाओगे रेड सी आप लोगों को नजर आएगा, ध्यान रखना इसके बारे में। और यहां पे जीबूटी की चर्चा हुई ही है, तो इस वजह से मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं जो कि ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे एक नाम आता है हमेशा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब क्या होता है? देखो, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको ये नजर आ रहा होगा, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये हॉर्न मतलब क्या होता है? एक सींग होता है, तो ये आपको सींग सा नजर आ रहा होगा, है ना। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर ही आपको जीबूटी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? आता है यहां पर सोमालिया, उसके बाद यहां पर आता है इथियोपिया, इथियोपिया के बाद आता है एरिट्रिया, और उसके बाद आता है जीबूटी। ठीक है, ये चारों नेशंस आप लोग को नजर आ रहे होंगे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाते हैं, इस सीन को बनाते हैं। और इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है सीड। ठीक है, सीड मतलब बीज, ध्यान रखना। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, देन ई से एरिट्रिया, देन उसके बाद डी से जीबूटी। ठीक है, मैंने सोचा साथ साथ इसको भी कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको क्लियर हो चुका है कि हमारे पास आज के टाइम पर काफ़ी सारा एक्सेस है इन सारे बेसिस का। आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इंडिया और यूएस के बीच में 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी क्या सारे एग्जाम्स क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब 4 डिफेंस एग्रीमेंट्स भारत और यूएस के बीच में कौन कौन से हैं वो आप देख पाओगे। एक का नाम है बेका। बेका स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। दूसरा है जीएसओएमआईए। जीएसओएमआईए स्टैंड्स फॉर जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। उसके बाद आता है लेमुआ। लेमुआ का मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट।
फिर आता है कोमकासा। कोमकासा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। अब आप कहोगे पढ़ तो दिए, चारों के बारे में समझाओ। ठीक है, चारों अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चारों अग्रीमेंट को लेकर मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूं। जब भी यहां पर इस अग्रीमेंट के बारे में चर्चा होती है, मैं हमेशा ये वाला वीडियो आपको रिकमेंड करता हूं। ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था और लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो है। आपको बहुत अच्छे से मैंने बेका, लेमुआ, JSOMI और कोमकासा को समझाया हुआ है। तो सिंपल सा क्या करना है, यूट्यूब में जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना व्हाट इज बेका टाइप करना और आगे टाइप कर देना बाय दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने वीडियो आएगा। इस वीडियो को बिंदास तरीके से देखो, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी तो फटाफट देख लेना, आपको सारे एग्रीमेंट क्लियर हो जाएंगे। बेका, लेमुआ, JSOMI और कोमकासा, ये सब मैंने यहां पर इस वीडियो के अंदर समझा रखे हैं। अब आगे आते हैं। आगे यहां पे हम लोग अगर बात करें तो एक चीज और है, अब दोनों कंट्रीज मिलकर, इंडिया US मिलकर टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं, आतंकवाद को काउंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिया और US दोनों एक सिमिलर थ्रेट से गुजर रहे हैं, वो है टेररिज्म। आतंकवाद आपको देखने को मिलेगा, जो 9/11 अटैक हुआ था US में, तब से काफी बढ़ चुका है। और इंडिया के अंदर तो 1980 से आप देख पाओगे टेररिज्म बहुत ज्यादा है। तो इंडिया US मिलकर टेररिज्म इसको काउंटर कर रहे हैं। अब काउंटर करने के लिए आपस में कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और साथ साथ आज के टाइम पर ये दोनों मिलकर कंट्रीज क्या कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही है अपने कोलेब्रेशन को। जो अपना कोलेब्रेशन है वो बढ़ा रही हैं, काउंटर टेररिज्म को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर यहां पर काम कर रही हैं। ये क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान रखना, एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है इंडिया US के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंडियन, आप कह सकते हो जो ये आर्मी, एयरफोर्स और हमारी जो भी एक तरीके से हमारी नेवी हो गई, तो ये तीनों मिलकर और US की यहां पर ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक अभ्यास कंडक्ट करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ। ठीक है, जो टाइगर ट्रियम्फ है इसको कंडक्ट किया गया था नवंबर 2019 के अंदर। उसके बाद इंडिया US के बीच में आर्मी, स्पेशल फोर्सेस और अलग अलग यहां पर एक्सरसाइज होती है इनके बीच में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे इन दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है, इनके बीच में जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में एक अभ्यास होता है वज्र प्रहार। उसके बाद यहां पर रिम्पैक और रेड फ्लैग, ये भी अलग अलग एक्सरसाइज देखने को मिलती है भारत और US के बीच में। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं व्यापार के मामले में। देखो सारी चीजें कवर करवा दी गई हैं, कोई भी स्टैटिक बुक उठा लेना। ठीक है, कोई भी बुक उठा लेना, वहां पर आपको यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे इंडिया US के रिलेशंस को लेकर। अगर व्यापार के मामले में बात करें तो यहां पर US जो है काफी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है, खासकर व्यापार के मामले में। US इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, एक दूसरे नंबर पर आने वाला एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, US के अंदर इनफैक्ट हम लोग गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि भारत जाना जाता ही सर्विसेज के लिए। आपको ये भी मालूम होगा, कल मैंने इसके बारे में बताया था, सर्विसेज के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे पास IT सेक्टर वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि हम लोग सर्विस दे सके दूसरी कंट्रीज के अंदर। क्लियर हुआ। उसके बाद बोला गया US ने यहां पर रिप्लेस कर दिया मॉरिशस को एज अ सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI के मामले में भी आप कह सकते हो इंडिया सेकंड नंबर पर आ चुका है US के साथ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होता है। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उन्होंने भारत के साथ क्या किया था, जो GSP होता है, GSP स्पेशल ट्रेड स्टेटस होता है, उसको एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन अब जो बाइडेन इसको वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। GSP यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यहां पर क्या होता है, अगर GSP के अंदर चीजें आ रही हैं तो मतलब भारत को छूट मिलती है, काफी सारे टैक्सेस वगैरह के अंदर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर छूट मिलती है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर इसको हटा दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। तो क्या होगा, अब यहां पर भारत को छूट नहीं मिलेगी, टैक्सेस में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, व्यापार हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। तो वो चीजें यहां पर अब इसको रिकंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू होने के बाद क्या होगा कि हम लोग अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, हम लोग काफी छूट मिलेगी और आगे भी ट्रेड बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर जो US की करंट, मैंने बताया ना, जो बाइडेन जो है उन्होंने सारी चीजें अलाउ कर दी हैं। जितने भी बैन लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू, उन सबको एक्सपायर कर दिया जाएगा और वहां पे सारी चीजें वापस से अलाउ की जाएंगी। यह हुआ मामला व्यापार का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो भारत और US आज के टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी ग्रोथ पर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पॉपुलर भारत की आन शान इसरो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद नासा देखने को मिलेगा US का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों मिलकर आज के टाइम पर काम कर रहे हैं एक जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है इसका मेन काम रहेगा अर्थ को ऑब्जर्व करना, पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, और ये दोनों मिलकर, ये दोनों बॉडीज, यानी कि इंडिया का एक टॉप स्पेस सेक्टर और USA का स्पेस सेक्टर, ये दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पर इसको नाम दिया गया है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार।
देन उसके बाद आता है इंडियन डायस्पोरा के बारे में। देखो आज के टाइम पर भारत के बहुत सारे लोग यूएस के अंदर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पर यूएस जो सरकार है, यूएस की जो गवर्नमेंट है, वहां पर भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन है। फॉर एग्जाम्पल करंट इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करो तो कमला हैरिस आज के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट, और उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडिया के साथ, तो ये डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो इंडिया यूएस के रिलेशंस आपके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन जरूर कर लेना। तो देखो यहाँ पर भले ही द हिंदू न्यूज़पेपर ना आया हो, लेकिन यहाँ पर चीजों को हमने प्रोडक्टिव बना दिया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है। आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद आता है एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डिस्कस करेंगे इंडिया का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है आज के टाइम पर, और ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर। तो डिस्कशन होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, खासकर प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर वो 83rd आ चुकी है। हालांकि साल 2021 वाले डेटा के बारे में बात करें तो साल 2021 के अंदर भारत की रैंक 90 हुआ करती थी। तो अभी आप कह सकते हो साल 2022 के अंदर इन द सिचुएशन ऑफ पासपोर्ट भारत की रैंक इंप्रूव हुई है, 83rd हुई है, ठीक है, 7 रैंक और ऊपर चले गए हम लोग, ऐसा आप लोग कह सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ही आएगा, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिरकार क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये यहाँ पर ओरिजिनल रैंकिंग बताता है, ठीक है, ये बताता है कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये कैसे पता लगा सकते हैं? देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस करते हैं इंडिया के पासपोर्ट का एग्जाम्पल लेकर। मान लो यहाँ पर इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, अब इसके पास यहाँ पर ये पासपोर्ट आ जाता है भारत का। तो यहाँ पर मुद्दा यह है इस पासपोर्ट को लेकर ये किन किन कंट्रीज के अंदर, कितनी कंट्रीज के अंदर विजिट कर सकता है विदाउट प्रायर वीजा। पासपोर्ट होगा लेकिन आपको वीजा भी चाहिए होता है, आपको मालूम होगा वीजा मिलने में काफी टाइम लगता है। लेकिन अब किसी भी कंट्री का पासपोर्ट अगर है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास, और वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को विजिट कर सकता है बिना वीजा के, मतलब कि वो पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो इंडिया का पासपोर्ट भी कुछ इसी प्रकार से है। आज के टाइम पर किसी जैसे कि भारत के नागरिक के पास पासपोर्ट देखने को मिलेगा तो बहुत सारे देशों के अंदर जा सकते हैं बिना किसी वीजा के, बिना प्रायर वीजा के, ठीक है। आप जाओगे वहां पर तो वीजा वहां पे ले सकते हो। फिलहाल अभी प्रायर वीजा के लिए मतलब शुरुआत में आपको वीजा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बोला जाता है ये जो इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो ये पासपोर्ट है वो उस कंट्री का बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। अब पहली बात यहां पर ध्यान रखना, जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखने को मिलता है, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को किसने डेवलप किया है यहां पर इसको समझना, ठीक है। इसको क्रिएट किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन के थ्रू, ठीक है। ये चेयरमैन है हेनले एंड पार्टनर्स के। और जो ये रैंकिंग है बेसिकली यहां पर ये डायरेक्टली आप कह सकते हो ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो डेटा हम लोग लेकर आते हैं वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से निकाल के लेकर आते हैं। तो अगेन रैंकिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे सारा डेटा ऑथेंटिक है, एक्यूरेट डेटाबेस है, तो हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था साल 2006 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फिर 199 अलग अलग पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था। रेगुलरली यहाँ पर इसको अपडेट करते रहते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल रैंकिंग की, तो आपने इंडिया की रैंकिंग को तो समझ ली। देखो वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग 2022 के अंदर 83rd है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में क्या सिचुएशन है, कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो आता है जापान और सिंगापुर यहाँ पर इस इंडेक्स को करते हैं टॉप, ठीक है। और जापान के बाद, सिंगापुर के बाद जर्मनी, साउथ कोरिया, यहाँ पे आपको ये कंट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब 3rd प्लेस पर देखने को मिलेंगे। मतलब कि इनका पासपोर्ट अगर यहाँ पर इनके व्यक्ति के पास है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जा सकते हैं विदाउट प्रायर वीज़ा। मतलब पहले आप लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप जब पहुँच जाओ वीज़ा तब मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे तो टॉपर निकले। तो इसके अंदर बॉटम वाले कौन है? बॉटम में आता है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और इराक ये यहाँ पर वर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपके पास इनका वीज़ा होगा, इनका पासपोर्ट होगा तो यहाँ पर तब भी कहीं नहीं जा सकते हो, आपको प्रायर वीज़ा लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई। तो अफगानिस्तान और इराक यहाँ पर वर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर इनका पासपोर्ट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगा नहीं। देन बात करते हैं भारत के परफॉर्मेंस की। तो भारत के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो साल 2020 के अंदर इंडिया 84 रैंक पर था। साल 2000 मतलब ऐसी हमारी रैंक आगे आगे डेवलप होती रही। साल 2016 के अंदर आप देख पाओगे भारत की रैंक 85 थी।
हमारे इंडिया के साथ साथ माली और उज्बेकिस्तान ये भी 85 पर थे। फिर अब साल 2022 के अंदर भारत की रैंक 83rd आ चुकी है। भारत के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी रैंक 83rd है, मतलब भारत के साथ ही स्टैंड करता है, जैसे कि साउथ ओमे हो गया, प्रिंसिपी इन सेंट्रल अफ्रीका हो गया, रवांडा, युगांडा, ये सब आप देख पाओगे कहीं ना कहीं ये भारत के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि भारत का पासपोर्ट अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास है तो वो कितने देश के अंदर जा सकता है विदाउट प्रायर वीजा। तो यहाँ पर इंडिया नाउ हैज़ वीजा फ्री एक्सेस टू 60 नेशंस, मतलब कि आप 60 कंट्रीज के अंदर 60 डेस्टिनेशंस पर जा सकते हो दुनिया भर में। अभी नए नए डेस्टिनेशन कौन कौन से ऐड हुए हैं, ओमान और अर्मेनिया अभी ऐड हुआ है। ओमान अर्मेनिया के अंदर भी आप जा सकते हो विदाउट प्रायर वीजा। और उसके बाद इंडिया ने लगभग अभी साल 2006 से 35 मोर नेशंस को यहां पर ऐड किया है, मतलब आप कह सकते हो 35 और डेस्टिनेशंस को यहां पर ऐड किया गया है। कब से? साल 2006 से हम लोग यहां पर 35 कंट्रीज के अंदर और भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अभी तक कवर नहीं किया है। नेशनल यूथ डे 2022 के बारे में चर्चा की जा रही है, तो आखिरकार क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल प्रीलिम्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब पहले तो हम डिस्कस करते हैं इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो नेशनल यूथ डे है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर 12 जनवरी को क्या करते हैं, हम लोग बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी की। फिर उसके बाद साल 1999 की बात है, 1919 में क्या हुआ था, 1999 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल यूथ डे को मनाएंगे हर साल। कब? 12 अगस्त को। क्लियर हुआ? लेकिन जो नेशनल यूथ डे होता है इंडिया के अंदर आप देख पाओगे ये हर साल होता है। कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो नेशनल यूथ डे है इसके बारे में इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। 1984 की बात है। 1984 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पहली बार डिक्लेयर किया था कि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे का जो नींव है वो 1984 के अंदर रखा गया। तब से हम लोग रेगुलरली नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं अपने पूरे देश में। कब? 12 जनवरी को। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको अभी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बताया गया जो ये दिन है बेसिकली यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग हाईलाइट कर सकें, जोर दे सकें यूथ के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पर भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप देख पाओगे बहुत सारे यूथ हैं, ठीक है, जो कि हमारा फ्यूचर है, जो कि हमारे कंट्री को और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर ध्यान दिया जा सके इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की जो होती है इसको भी यहाँ पर मनाते हैं। तो इसी के बेसिस पर आप कह सकते हो हम लोग यहाँ पर नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा ही यूथ को मोटिवेट किया है। जो भी जवान लोग हैं उनको मोटिवेट किया है, ठीक है, नौजवान लोगों को यहाँ पर मोटिवेट किया है कंट्री के अंदर। और यहाँ पर बोला है कि देखो बिल्कुल अगर जो भी यहाँ पर नौजवान लोग हैं इनको एक सही रास्ता मिले तो डेफिनेटली कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए ये नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेशनल यूथ डे 2022 का थीम क्या है? इसका थीम है इट्स ऑल इन माइंड। इसको ध्यान रखना, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये है 25th नेशनल यूथ डे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है 25वें नेशनल यूथ डे का, जो कि यहाँ पर 5 दिन का एक फेस्टिवल होता है। इसका मेन पर्पस होता है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है कि हमारे पास जो भी अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में बॉन्डिंग को बढ़ाना, एक एकता को बढ़ाना हमारे नेशन के अंदर, ठीक है, जो यूनिटी होती है ना, जो एकता होती है उसको इंक्रीज करने का मेन मकसद यहाँ पर रहता है। प्लस यहाँ पर जो ये फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारे पास बॉडीज हैं, जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम आपको देखने को मिलेगा, नेहरू युवा केंद्र संगठन आपको देखने को मिलेगा, ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रख सकते हो। प्लस जो यूथ है, जो आज के टाइम पर नौजवान लोग हैं, उसके लिए भारत सरकार और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स को आज के टाइम पर चलाती है। वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं वो आप देख पाओगे। जनरल अनलिमिटेड इन इंडिया हो गया, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवा हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, उसके बाद वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर यूथ, ग्लोबल यूथ समिट, ग्लोबल यूथ स्किल्स डे। तो इनको आप लोग एक गो थ्रू कर सकते हो। ये जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था, कल हमने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर इसको देखा था, बट है क्या, बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो नहीं देख पाते थे, ठीक है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें कवर करी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी नई जानकारी हम लोग इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आज इस आर्टिकल में जानेंगे, ठीक है। अभी क्या चर्चा की गई है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब कि एक पिग का जो हार्ट है, जो उसका दिल है, उसको ट्रांसप्लांट किया गया, एक व्यक्ति के शरीर में इसको डाला गया है।
इसको हम लोग बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक सुअर का जो दिल है वो निकाल कर एक पेशेंट के अंदर लगाया गया है, इसी को बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन। तो देखो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना भी यहाँ पर उसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। हाल ही में एक मेडिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा काम देखो पहली बार तो नहीं किया है, सबसे बड़ी बात पहली भी हम लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट कल न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर हमने डिस्कशन किया था 1997 के अंदर असम में भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर ये सुअर का जो हर्ट है उसको निकाल कर एक व्यक्ति के हर्ट के अंदर ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन यहाँ पर जिन डॉक्टर ने किया था उनके ऊपर केस हुआ और उन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर 1 सप्ताह तक लगभग सर्वाइव कर पाए और उसके बाद डेथ हो गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर उन डॉक्टर्स के ऊपर यहाँ पे केस चला था। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है अभी जो यहाँ पर काम किया गया है वो एक व्यक्ति की जान बचाई गई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे वो ये व्यक्ति हैं, ये हैं पेशेंट्स, इनका नाम है बेनेट। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पर एक पिग का हर्ट लगाया गया है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। अब ध्यान ये दिया जा रहा है कि इनको कब तक यहाँ पर मतलब ये कब तक सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इनका सर्वाइव करना, अगर ये सर्वाइव कर पाते हैं आगे तो बहुत सारे लोगों के लिए एक आशा निकल कर आएगी कि वो लोग भी आगे जी सकते हैं। क्लियर हुआ? फिलहाल तो यहाँ पर ये इनकी डेथ होने वाली थी, एक तरीके से यहाँ पर डेथ की कगार पर थे और फाइनली यहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया था इनको कि देखो फाइनल क्या करना है, यहाँ पर यही एक चारा बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी बोला कि चलो बिल्कुल टेस्ट कर देते हैं, करके देखते हैं। तो ऐसा यहाँ पर फिर किया गया। ठीक है, जो सुअर का हर्ट है वो यहाँ पर इनके अंदर लगाया गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हम लोग पिग का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पिग का हर्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो मैं आपको एक इसके पीछे का रीज़न दूंगा। पहले तो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम कैसे करना है, एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं जूम करता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने किया इसको जूम। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बताया गया ये जो स्ट्रक्चर है, जो हर्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, इधर वाले जो साइड हैं ये ह्यूमन के साइड हैं और इधर वाले साइड यहाँ पर पिग का साइड देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो पिग्स के अंदर ऑर्गन्स है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन के साथ। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी इनके बीच में देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पर ये आपको एक ह्यूमन का हर्ट देखने को मिलेगा, है ना। ये वाला क्या है, एक ह्यूमन का हर्ट है। हालांकि इस जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, लेकिन बगल में आप देख पाओगे ये एक पिग का हर्ट नजर आएगा और ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन क्या है काफ़ी तक सिमिलैरिटी है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, किडनी के मामले में बात करें तो किडनी भी काफ़ी सिमिलर नजर आती है। एक पिग की और यहाँ पर एक ह्यूमन की आप देख पाओगे किडनी भी काफ़ी सिमिलर है। उसी प्रकार से लिवर की बात करें तो लिवर भी काफ़ी सिमिलर होता है और लंग्स भी काफ़ी सिमिलर होता है। ये सारा जो डेटा है ये सारा डेटा लिया गया है साइंस मैटर से, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि पिग का है यहाँ पर ऑर्गन इस्तेमाल किया गया। और हमेशा ध्यान रखना जब भी एक जानवर का ऑर्गन निकाल कर एक इंसान के अंदर डाला जाता है, ठीक है, ये ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, बेसिकली ये होता है प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमन ऑर्गन विद दोज फ्रॉम अदर मैमल्स। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर एक जानवर का एक तरीके से ऑर्गन निकाल कर और उसके बाद यहाँ पर क्या करना, ह्यूमन के अंदर लगा देना, इसको हम लोग बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है इस टर्म के रिगार्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पे चर्चा की गई है जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग्स के लेकर। मतलब कि देखो होता क्या है, जिस भी पिग का यहाँ पर ये ऑर्गन लगाया गया है पेशेंट के अंदर, वो पिग जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, मतलब कि उसके जीन्स के अंदर चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, उसके जीन के अंदर बदलाव किया गया है। ठीक है, होता क्या यहाँ पर काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ठीक है, एक पिग होता है, ठीक है, उस पिग के अंडकोश को निकाला जाता है, उसके बाद उसको वापस से डेवलप किया जाता है, वापस से इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर जीन के अंदर एडिटिंग करने के बाद। ठीक है, क्योंकि इस पिग के अंदर जो बेसिकली यहाँ पर अंडकोश उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट होती हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर हम लोग उसको पहले एडिट करते हैं, उसको हटाते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर वैसे ही वो ऑर्गन लगा दिया जाए तो यहाँ पर इंसान उस ऑर्गन को झेल नहीं पाता, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, चेंजेस करे जाते हैं इनके जीन के अंदर। जीन क्या है, डीएनए आरएनए आपको देखने को मिलेगा। तो इन जीन के अंदर बदलाव करने के बाद एक नया जो पिग है उसको यहाँ पर जन्म दिलवाया जाता है, फिर उस पिग का जो हर्ट है वो निकाला जाता है। ठीक है, उस पिग का ऑर्गन निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है यहाँ पर कि जो एक सुअर है बेसिकली उसकी जो भी जीन है उसके अंदर एडिटिंग करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक नया जो सुअर है वो पैदा होता है, एक नया पिग पैदा होता है, बर्थ लेता है। फिर उसके बाद जो नया पिग होता है, ठीक है, उसी के ऑर्गन्स को निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है।
ठीक है। और साथ ही साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक ड्रग दिया जाता है, एक दवाई दी जाती है, कौन सी, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर अपने बॉडी को रोक सकें, मतलब वो जो बॉडी के अंदर नया ऑर्गन डाला गया है वो उस नए ऑर्गन को बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है, उस नए ऑर्गन को बॉडी हमेशा एक्सेप्ट करे, उसी वजह से यहाँ पर ड्रग को दिया जाता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया, नहीं तो काफ़ी हद तक सिचुएशन ऐसे देखने को मिलती है कि बॉडी यहाँ पर नए ऑर्गन के साथ कॉपरेट नहीं कर पाती है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें नजर आई। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें नई नई जानने को मिली होंगी। जीरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है हम लोगों ने इसको समझ लिया है, सक्सेसफुल यहाँ पे काम किया गया है। आने वाले टाइम पर ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक होप बनकर आए। जीनोम एडिटिंग क्या होती है मैंने आपको बताया, जीन के अंदर बदलाव किया जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। किस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे हम लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जो पिग है बेसिकली, वो पिग बहुत सारी चीज़ें डोनेट कर सकता है। देखो एक ह्यूमन को, चाहे वो किडनी हो, प्लस यहाँ पर एक तरीके से डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी सारी सिचुएशन यहाँ पर सुधार सकता है एक पिग, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कैसे कैसे यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये भी आप लोग सीख चुके हो। उसके बाद अब यहाँ पर जो पिग में से हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन अभी करेंटली किया गया है, इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस ये है कि इनफैक्ट दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बात करोगे जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास आप पेशेंट्स देख पाओगे जिनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1500 लोग यहाँ पर एक कर पाए, तो अपने आप में एक कंसर्न वाली बात ये देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक आशा बन जाएगी अगर ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाता है तो, मतलब जिन व्यक्ति के अंदर ये डाला गया है वो व्यक्ति आराम से अगर सर्वाइव कर पाते हैं तो उससे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए भी ये आशा बनती हुई नजर आएगी। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस मैंने आपको यही बता दिया जो ये एक तरीके से पिग के ऑर्गन्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिग के ऑर्गन्स काफ़ी हद तक सिमिलर रहते हैं ह्यूमंस के ऑर्गन्स के साथ, तो ये चीज़ हम लोग देख पाते हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद आता है अगला आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल। यहां पर चर्चा की गई है कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था, तो मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंटर स्टेट रिलेशंस और वाटर रिसोर्स का टॉपिक मेंशन है, ठीक है। पहली बात तो आपको समझना होगा कृष्णा रिवर के बारे में। जब तक कृष्णा रिवर के बारे में नहीं समझोगे तब तक ये रिवर डिस्प्यूट समझ में नहीं आएगा। देखो कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, उन फैक्ट्स को अपने पास नोट डाउन कर लेना, प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात, जो ये कृष्णा रिवर है इसका सोर्स क्या है, मतलब कहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये रिवर निकलती है कहां से, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर आपको महाराष्ट्र के अंदर नजर आएगा, ठीक है। ये जो रिवर है बेसिकली आपको 4 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैप थोड़ा सा पुराना है, इसी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत नजर आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता दूंगा, अभी अच्छे से मैप दिखाऊंगा सही वाला। क्लियर हुआ? तो बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, देन उसके बाद तेलंगाना, देन उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैं। इनके बीच में यहाँ पर एक कृष्णा वाटर को लेकर डिस्प्यूट होता है। जो कृष्णा नदी है बेसिकली इसके पानी को लेकर विवाद होता है। विवाद क्या है आप समझ गए होंगे, यही है कि भाई कोई ज़्यादा पानी क्या यूज़ कर रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बताया ये जो रिवर है ये रन करती है महाराष्ट्र के अंदर लगभग 303 किलोमीटर के आसपास तक ये रिवर रन करती है, और कर्नाटक के अंदर 480 किलोमीटर के आसपास। देन उसका तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा आप देख पाओगे 1300 किलोमीटर के आसपास। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से आगे जाते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर ये नदी गिर जाती है। ये आप लोग कह सकते हो ये हुआ महाराष्ट्र। यहाँ महाबलेश्वर से ये नदी निकल कर आई, ओरिजिनेट हुई, और उसके बाद ये आगे आई कर्नाटका के नदन रीजन के अंदर। आप देख पाओगे इस प्रकार से कृष्णा रिवर निकलती है। उसके बाद ये तेलंगाना वाला पोर्शन है, ठीक है, अभी अलग हो चुका है, आपको मालूम होगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद ये देख पाओगे इस प्रकार से रिवर आता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश के बाद बे ऑफ बंगाल के अंदर ये नदी गिर जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और आपको मालूम होगा यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो सहायक नदियों में कौन कौन सी है, एक है तुंगभद्रा, मुलप्रभा, कोयना, भीमा, घातप्रभा, येरला, वरना, देंदी, मूसी और दूधगंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज है, कुछ सहायक नदियां हैं कृष्णा रिवर की, जिसके बारे में आप जरूर ध्यान रख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये नदी चर्चा में क्यों है। देखो अभी ये डिस्प्यूट चर्चा में क्यों है, इस डिस्प्यूट को मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये आपको रीजन देखने को मिलेगा, ये तेलंगाना वाला रीजन है, ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ठीक है, अलग अलग हो चुके हैं रीजन। उसके बाद यहाँ पर इधर महाराष्ट्र वाला नजर आएगा, इधर नीचे आपको कर्नाटका वाला ये रीजन नजर आ जाएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से रिवर निकलता है। अब
ये डिस्प्यूट इसलिए चर्चा में आया क्योंकि हाल ही में देखो इस पूरे विवाद को एक तरीके से कुछ जजेस देख रहे थे। उन दोनों जजेस ने मिलकर रेक्यूजल कर लिया है। रेक्यूजल का मतलब है मतलब वो बाहर निकल गए, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, बोला कि हम लोग यहाँ पर इस पूरे मैटर को अब नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो जजेस है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने रेक्यूज किया, अपने आप को यहाँ पर इस पूरे मैटर से बाहर निकाल लिया है, इस कृष्णा रिवर डिस्प्यूट से, जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच में है, इससे बाहर निकाला। और इन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर पार्शलिटी का टारगेट नहीं बनना चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि मतलब हम लोगों की बदनामी मिले, साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पर कहीं ऐसा बोला जाए कि कहीं ना कहीं जो जज है वो फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के प्रति यहां पर झुकाव दिखा रहे हैं। तो यहां पर इसको लेकर इनका क्रिटिसिज्म काफी हो सकता है, इनकी आलोचना हो सकती है। तो इसी वजह से यहां पर ये पहले ही क्या हो गए, इस केस से बाहर निकल गए, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है, रिक्यूजल ऑफ जजेस होता है, जजेस बाहर निकल सकते हैं किसी केस से? बिल्कुल, यहां पर आप देख पाओगे ये चीजें होती हैं। अगर यहां पर मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है तो यहां पर जजेस ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई फॉर्मल रूल्स मेंशन नहीं है, ठीक है। कोई भी फॉर्मल रूल्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा रिगार्डिंग गवर्निंग रिक्यूजल्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर कुछ जजमेंट्स हमने देखे हैं और बहुत सारे जो जजमेंट्स हैं यहां पर इस इशू को लेकर डील करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा रिक्यूजल देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे जजेस यहां पर केस से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी वजह से ये यहां पर चर्चा में आया, क्योंकि इस मुद्दे के अंदर हमने देखा, इस मुद्दे के अंदर चार जो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर जजेस ये सोच रहे हैं कि यहां पर अगर ये इन केस को देखेंगे तो मुद्दा बाद में ये उठेगा कि इन जजेस ने किसी एक स्टेट के रिगार्डिंग फेवरेटिज्म दिखाया, किसी एक स्टेट के रिगार्डिंग एक झुकाव दिखाया है। क्लियर हुआ? तो यहां पर मैंने आपको डिस्प्यूट के बारे में समझाया। देखो डिस्प्यूट काफी चर्चा में है, आपको डिस्प्यूट पता चला कौन से 4 स्टेट्स के बीच में है। डिस्प्यूट क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो डिस्प्यूट क्या है ना, यहां पर आप जब इस मैप को देख पाओगे तो इस मैप को मैं एक सेकंड क्लियर करता हूं। इस मैप में आंध्र प्रदेश वाले रीजन और तेलंगाना वाला रीजन, यहां पर आपको ये बॉर्डर नजर आएगा, ठीक है, ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इस बॉर्डर पर बहुत सारे डैम है, जैसे कि यहां पर नागार्जुना सागर डैम आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको जुराला डैम देखने को मिलेगा, इधर यहां पर पुलिचिंतला डैम है, इधर सरिसलाई डैम है, ठीक है, ये सारे डैम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस डैम के पानी को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती है, ठीक है, हमेशा से यहाँ पर पानी को लेकर डिस्प्यूट होता है, बोला जाता है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, आंध्र प्रदेश बोलता है तेलंगाना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर यह विवाद रहता है, खासकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में कुछ ज़्यादा ही विवाद देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो मुद्दा आज के टाइम पर यहां पर क्या चर्चा पहुंच चुका है, देखो जो वाटर है श्रीसाइलम रिजर्वोयर के ऊपर। अभी श्रीसाइलम रिजर्वोयर कहां पर है डैम, मैंने अभी आप लोगों को वही मैप में दिखाया था, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा पानी जो कृष्णा रिवर का पानी है सबसे ज्यादा यहां पर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट, सबसे ज्यादा मतलब जो विवाद है आज के टाइम पर, उस विवाद का सबसे बड़ा कारण ये श्रीसाइलम रिजर्वोयर ही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। आंध्र प्रदेश लगातार प्रोटेस्ट करता है तेलंगाना के अगेंस्ट में, क्योंकि तेलंगाना यहाँ पर इस रिजर्वोयर का जो पानी है इसका इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, पावर जनरेशन में, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर बोला, आंध्र प्रदेश ने पहले बोला कि तेलंगाना से कि अगर आप पानी इस्तेमाल करो तो पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बना रखा है वहाँ से परमिशन लेते, फिर आगे काम बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आंध्र प्रदेश लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि तेलंगाना आज के टाइम पर ये पानी का इस्तेमाल कर रहा है, कृष्णा रिवर का इस्तेमाल कर रहा है पावर जनरेशन को लेकर, और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश के पास प्रॉपरली जितना पानी आना चाहिए था वो पानी आ नहीं पा रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट्स नजर आ रहा है, ठीक है। जो ये श्रीसाइलम रिजर्वोयर है, जो डैम है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये कृष्णा रिवर पर बनाया गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर, और इसका पानी का जो इस्तेमाल तेलंगाना आज के टाइम पर इस्तेमाल कर रहा है, इसी की वजह से यहां पर डिस्प्यूट जारी है। ये जो रिजर्वोयर है ये लोकेटेड है नलामला हिल्स पर, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। आई होप आप लोग यहाँ पर इस विवाद को पूरी तरह से अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। ये विवाद यहाँ का है, ठीक है। ये जो डैम है आपको आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका बहुत सारा जो पानी है वो तेलंगाना आज के टाइम पर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यही एक डिस्प्यूट लगातार जारी है। इस डिस्प्यूट को आगे काफी बार सुनवाई करवाई गई, लेकिन अभी तक आप देख पाओगे पेंडिंग चल रहा है। और ये एक वाटर डिस्प्यूट है, और वाटर डिस्प्यूट भारत के अंदर बहुत सारे रिवर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इंडिया के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के वाटर डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। लेकिन उससे पहले यार एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि यही कि वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करके अपने जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट भी कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। आज द हिंदू पेपर नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अब यहाँ पर देखो जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर इसी को बना दिया है, ठीक है। डेली करंट अफेयर वीडियो की जगह पर कॉन्टेंट आपको मैंने यहाँ पर इस न्यूज़पेपर का प्रोवाइड करवा दिया है। क्लियर हुआ? तो ज़्यादा डिटेल में मतलब अब जाना मत, और मिलते हैं आप लोगों को इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।